के साथ रूबरू हो रहे हैं और आज का हम लोगों का टॉपिक होगा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का औचित्य। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के गठन को लेकर के प्रश्न उत्पन्न होते रहे हैं और ये मुद्दा हमेशा चर्चा के केंद्र में रहा। न्यायिक क्षेत्र में सुधारों को लेकर के अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का विचार भी चर्चा के केंद्र में रहा है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से ही न्यायिक सुधार पेंडिंग हैं, आज भी पेंडिंग हैं और अपेक्षा के अनुरूप न्यायिक सुधार किए नहीं जा सके हैं, ये भी सच्चाई है। इसी न्यायिक सुधारों के क्रम में एक कॉन्सेप्ट अखिल भारतीय सेवाओं का है। वैसे तो जब न्यायिक सुधारों की बात करते हैं, न्यायिक सुधारों की चर्चा करते हैं तो न्यायिक सुधारों के बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे आयाम हैं। वो सारे डायमेंशन पर हम लोग कभी अलग से चर्चा करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट सारे लेवल के जो रिफॉर्म हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे। उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, प्रोसीजरल रिफॉर्म है, सारे रिफॉर्म शामिल होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म में जिस एक टॉपिक को आज कवर कर रहे हैं वो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन है। क्या होती है अखिल भारतीय सेवा ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में एक चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अखिल भारतीय सेवा उन सेवाओं को कहते हैं जो संघ और राज्य दोनों के नियंत्रण में काम करती है। इसकी चर्चा हम लोगों ने विस्तार से की थी जब हमने अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा के गठन के बारे में चर्चा की थी, तब हमने इसकी चर्चा की थी। लेकिन फिर भी हल्की सी चर्चा इसकी कर देते हैं हम आपके सामने कि अखिल भारतीय सेवा किसे कहते हैं। जो सेवाएं हैं, सिविल सेवाएं हैं, उन सिविल सेवाओं को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, और राज्य सेवा। तीन प्रकार से सेवाओं का वर्गीकरण किया जाता है। राज्य सेवाएं इधर से शुरू करते हैं। राज्य सेवाएं उसे कहते हैं जो राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं। इन पर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। राज्य सूची के विषयों के प्रशासन के लिए बनाई गई सेवाएं हैं। केंद्रीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो संघ सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं या केंद्र सरकार भी कहते हैं। कभी संघ सरकार वर्सेस केंद्र सरकार के इश्यू पर अलग चर्चा कर लेंगे हम लोग। संविधान संघ की बात करता है, लेकिन प्रचलन में हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या संवैधानिक है, वो चर्चा अलग कभी कर लेंगे। तो केंद्रीय सेवा है, केंद्रीय सेवा संघ सरकार के नियंत्रण में काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है। और तीसरी सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज अर्थात अखिल भारतीय सेवाएं, ये संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण में काम करती हैं। जैसे अभी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो 3 अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती हैं। पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जानी जाती हैं। इन पर अल्टीमेट कंट्रोल संघ सरकार का होता है। संघ के मंत्रालय इनका काडर कंट्रोल करते हैं, वो काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आईएएस के लिए काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कार्मिक मंत्रालय है, आईपीएस के लिए गृह मंत्रालय है और आईएफएस के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय है। तो जो अलग अलग मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो उनके काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। इस तरीके से अखिल भारतीय सेवाओं का संचालन किया जाता है। वरीयता क्यों हम दे रहे हैं अखिल भारतीय सेवाओं की? क्योंकि राज्यों में तो न्यायिक सेवाएं हैं ही, जिसे हम पीसीएसजे कहते हैं, और वो हाई कोर्ट के अधीन काम कर ही रही हैं। लेकिन क्यों हम वरीयता दे रहे हैं, क्यों हम अखिल भारतीय सेवाओं का गठन चाहते हैं जुडिशियल सेक्टर में, हम लोग इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। उस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले चर्चा कर लेते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया कैसे जाता है, कैसे होता है किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन। आर्टिकल
312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 है। यह अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है। आर्टिकल 312 ये कहता है, अनुच्छेद 312 ये कहता है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन का अधिकार संसद को होगा। संसद कर सकती है। संसद कैसे करेगी? सिंपल एक कानून बनाकर करेगी। संसद कानून बनाएगी, कानून बना करके अखिल भारतीय सेवा का गठन करेगी। लेकिन इस पर एक शर्त है। शर्त यह है कि संसद किसी भी अखिल भारतीय सेवा का गठन तभी कर सकती है जब राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा का गठन आवश्यक है। जब इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा का गठन आवश्यक है, तभी संसद किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। सिंपल साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। जैसे विधि बनाती है वैसे संसद अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ये अखिल भारतीय सेवा के विषय में एक सामान्य सी चर्चा थी। अब आते हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के संदर्भ में। आर्टिकल 312 में, अनुच्छेद 312 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संशोधन किया गया और इस संशोधन के अंतर्गत संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार दिया गया और उस अधिकार में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का अधिकार दिया गया कि संसद जो अखिल भारतीय सेवाएं प्रचलन में हैं उन अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा भी अन्य अखिल भारतीय सेवाएं गठित कर सकती है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के विषय में स्पष्ट रूप से क्लियरली आर्टिकल 312 में, अनुच्छेद 312 में मेंशन कर दिया गया। अब इसका नाम अलग से लिखे जाने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका नाम अलग से लिखे जाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि जो न्यायिक सेवाएं हैं वो न्यायिक सेवाएं वास्तव में हाई कोर्ट गवर्न करता है। अंडर आर्टिकल 235 संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत, आर्टिकल 235 के अंतर्गत, क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज हाई कोर्ट के कंट्रोल में काम करती हैं, स्टेट के अंतर्गत आती। अब अगर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बन जाएगी तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनने के बाद ये सेंट्रल के कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि यूपीएससी इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा और जब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो इनका काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो भारत सरकार का न्याय और विधि मंत्रालय बन जाएगा। तो जो एक कॉन्सेप्ट रखा गया सेपरेशन ऑफ पावर्स का, जिसमें जुडिशियल सिस्टम को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करके रखा गया है, वो सेपरेशन बना हुआ है, लेकिन वो सेपरेशन थोड़ा सा क्षीण अवश्य होगा। एक बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट का कंट्रोल वीक हो जाएगा, क्योंकि अभी जो स्टेट लेवल की जुडिशियल सर्विसेज हैं उनको हाईकोर्ट कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। तो विवाद उत्पन्न हुए हैं इस बात को लेकर के, इसलिए इतने समय से इस बात का वर्णन होने के बावजूद भी कि नई अखिल भारतीय सेवा न्यायिक क्षेत्र में गठित की जाए, इस संदर्भ में कोई कंक्रीट स्टेप अभी तक नहीं उठाया गया, कोई कदम नहीं उठाया गया। हम लोग इस समय चर्चा फिर क्यों कर रहे हैं अगर अभी तक नहीं उठाया गया? हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों तक हम सुधारों को पेंडिंग नहीं रख सकते। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो हमारी जुडिशियल सर्विसेज पंगु होती चली जाएंगी। वैसे भी पंगु होने की दिशा में ही है। हालांकि मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फैक्ट ये बताते हैं, तथ्य ये दर्शाते हैं, 5000 से ज़्यादा न्यायाधीशों के पद खाली हैं इस देश में। इस देश में जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोर्ट की संख्या ऑलरेडी कम है, न्यायालयों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में ऑलरेडी कम है, उसमें भी 5000 से अधिक न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं, बहुत समय से रिक्त हैं, अचानक 1-2 दिनों की बात नहीं है ये।
3 करोड़ से ज्यादा की पेंडेंसी है, 3 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं अदालतों में। आप अगर कोई मुकदमा करेंगे तो वो 3 करोड़ प्लस वाला मुकदमा होगा जो आप मुकदमा करेंगे। हाईकोर्ट में अगर आप मुकदमा करते हैं 59 लाख केसेस हाईकोर्ट्स में केवल पेंडिंग है इस देश में। 59 लाख केसेस केवल हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अगर आप हाईकोर्ट में केस करने जा रहे हैं तो आपका केस 59 लाख प्लस होगा। 91,000 से ज्यादा केसेस हाईकोर्ट में ऐसे पेंडिंग हैं जो 30 सालों से अधिक से पेंडिंग है, 30 वर्षों से अधिक से पेंडिंग है। मैं खुद 2006-7 की बात है, 2006-7 में मैं एक ऐसे केस में अपीयर हुआ हाई कोर्ट में जिसमें मैंने उसकी फाइल देखी और वो केस 1937 का था। 1937 मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने वो फाइल देखी। मैंने क्लर्क को पहले कहा कि जाके इसको करेक्ट करके लाओ, मुझे लगा कि वो 87 होगा, वो बंद करना रह गया या पेन में कुछ फॉल्ट हो गई होगी। उसने कहा सर पढ़ तो लीजिए, आप देख तो लीजिए। ये घटना मुझे कभी नहीं भूल सकती। 37 का केस और 2006 में मैंने उसकी फाइल देखी और मैं इसके बाद भी वो पता नहीं निपटा कि नहीं निपटा, आई डोंट नो। तो ये हालात देश में जुडिशियल सिस्टम के हालात हैं और यही कारण है कि अगर आप किसी भी अन्य शोषण के शिकार हैं और थोड़ा सा और भी शोषण का शिकार होना चाहते हैं तो न्यायालय में मुकदमा कर दीजिए। पक्का है, निश्चित है कि कुछ दिनों का सुख चैन छिन जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब न्याय मिलेगा तो राहत मिलेगी, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक आपका सुख चैन निश्चित रूप से छिन जाएगा। अदालतों की प्रक्रिया ऐसी है, यानी बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और बड़े प्रोसीजरल रिफॉर्म की जरूरत है। अब वो एक बड़ा सेगमेंट है, लेकिन हम लोग चूंकि कोई भी केस अगर उत्पन्न होता है जिले में, क्रिमिनल केस है तो वो जिला अदालत में जाएगा। सिविल केस है, क्रिमिनल केस उसे कहते हैं जो अपराध से जुड़े होते हैं, चोरी, हत्या, डकैती, लूट। सिविल केस उसे कहते हैं जो इससे अलग जितने भी केसेस हैं वो सब सिविल केसेस हैं। एजुकेशन का मुकदमा है, सर्विस का मुकदमा है, जमीन का मुकदमा है, किसी ने रास्ता रोक लिया उसका मुकदमा है, कोई अपने हैंडपंप से पानी नहीं भरने दे रहा है उसका मुकदमा है, तमाम, कोई खिड़की नहीं खोलने दे रहा है आपको आपके मकान में उसका मुकदमा, ये सब सिविल केसेस हैं। तो इस तरीके से कि कोई भी अगर केस उत्पन्न होता है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। तो सबसे पहली जो रिफॉर्म की जरूरत है, सबसे पहले सुधार की जरूरत है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुधार की जरूरत है। तो कैसे सुधार होंगे, पहले इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम वर्तमान जुडिशियल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। वर्तमान समय में हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, जो हमारी न्यायिक संरचना है, संघ के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। यह संघ की न्यायपालिका है। राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं और हाई कोर्ट्स के साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय हैं जिन्हें हम जिला अदालतें कहते हैं। इन अधीनस्थ न्यायालयों को जिला अदालत या जिला न्यायालय कहते हैं। इन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों में अलग अलग हायरार्की होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डीजे है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, एडीजे है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज है, सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, या सिविल मामले जब ये देखता है तो इसको मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहते हैं। इस तरीके से ये एक हायरार्की बनती है, ये एक सोपान क्रम बनता है जब हम राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका के बारे में चर्चा करते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर जो अखिल भारतीय सेवा की हम लोग बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात कर रहे हैं, वो इस लेवल का है रिफॉर्म। डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश या एडिशनल एडीजे भी कहते हैं। तो ये
डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल से नीचे के रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जो रिफॉर्म होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे के जो पद हैं, वो आज भी राज्य की सिविल सेवाओं के द्वारा भरे जाते हैं, जिसे राज्य की न्यायिक सिविल सेवा कहते हैं, PCSJ कहते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, या जुडिशियल विंग कहते हैं। तो जो स्टेट के कमीशन है वो हाई कोर्ट के परमिशन से, हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए, हाई कोर्ट के परमिशन से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उसी के माध्यम से सभी जिलों में इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। हम लोग यहाँ जिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो रिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट जज या ADJ के बारे में है। अभी डिस्ट्रिक्ट जज कैसे अपॉइंट होता है, अभी जिला जज कैसे अपॉइंट होता है, आर्टिकल 235 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का अनुच्छेद 235 कहता है कि जिला जज दो तरीके से अपॉइंट होता है। एक तो जो पहले PCSJ में सिलेक्शन पा चुका है, किसी स्टेट के कमीशन ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया हाई कोर्ट की निगरानी में और जिसको उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में सिलेक्ट कर लिया, वो एक निश्चित सेवा काल पूरी करने के बाद प्रमोट होगा और प्रमोशन से वो डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज बनेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हाई कोर्ट एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसे हायर जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम कहते हैं, HJS का एग्ज़ाम कहते हैं। इस हायर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के माध्यम से, HJS के एग्ज़ाम के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होते हैं, ADJ के रूप में अपॉइंटमेंट होता है, फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्टिंग दे दी जाती है। लेकिन इसमें वही लोग अपीयर कर पाते हैं जो कम से कम 35 ईयर्स एज के हों और मिनिमम 7 ईयर्स की प्रैक्टिस कर चुके हों। वकालत के रूप में 7 साल का उनका अनुभव हो, ये आर्टिकल 235 में लिखा है। वकालत के रूप में 7 साल का अनुभव हो, वही लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। हाई कोर्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और हाई कोर्ट ही सिलेक्शन करता है। क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, सिलेक्शन होता है, इसलिए हाई कोर्ट भी वैकेंसीज़ बहुत रेगुलर पब्लिश नहीं करता। इसलिए DJ लेवल की जो वैकेंसीज़ हैं वो भी बहुत इरेगुलर आती हैं स्टेट्स में, रेगुलर भर्ती नहीं होती। और हालांकि ये अजीबोगरीब विसंगति है, जब कमीशन के मुकदमे हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट कहता है भाई रेगुलर वैकेंसी क्यों नहीं निकालते हो, रेगुलर वैकेंसी निकालो, हर साल भर्ती करो। और खुद जो वैकेंसी निकालने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है कि वो वैकेंसी निकालेगा और एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, जो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और HJS की भर्ती करेगा, वो प्रतिवर्ष खुद भी नहीं करता, खुद भी नहीं करता। तो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता, लेकिन ठीक है, नसीहत हर कोई दूसरे को देता है। लेकिन ये एक विसंगति है कि हाई कोर्ट खुद एग्ज़ाम प्रतिवर्ष कंडक्ट नहीं कराता और वैकेंसीज वैकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं। सारे स्टेट में लगभग इसी प्रकार की अनियमितताएं विद्यमान हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के पदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जा सकती, उन पर कार्यभार भी अधिक है और नए वैकेंसी को रिक्रूट करने के बजाय प्रमोशन वाले लोगों को ही हम प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा काम चलाने लगते हैं। इन सारी बातों के कारण जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जुडिशियल मैनेजमेंट है, क्योंकि जो DJ है, जिला न्यायाधीश है, वो केवल जिला स्तर पर न्याय करने वाला सर्वोच्च न्यायाधीश ही नहीं है, बल्कि वह जिले की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था का प्रबंधक भी है, वो जिले की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था का प्रशासक भी है, वो जो हाई कोर्ट की कठोर निगरानी के अधीन करता है, क्योंकि सारे आदेश हाई कोर्ट से आते हैं, हाई कोर्ट की निगरानी में आते हैं। लेकिन वास्तव में प्रबंधन की जिम्मेदारी उस जिला न्यायाधीश की होती है, जो मैनेज करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशियल सिस्टम को। स्वाभाविक सी बात है कि यह जुडिशियल सिस्टम एनर्जेटिक होना चाहिए, यह जुडिशियल सिस्टम ऊर्जावान होना चाहिए। जब हम 2 धाराओं से भर्ती करते हैं, प्रमोशन से भर्ती करते हैं, तो आदमी 50 साल पहुंचते पहुंचते 50 साल के बाद DJ बनने लायक होता है। जब हम एग्ज़ाम के जरिए, हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम के जरिए भर्ती करते हैं, तो हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम के जरिए भर्ती होने में भी आदमी को 45 साल लग जाते हैं, 40-45 साल।
क्योंकि मिनिमम 35 ईयर एज है, वैकेंसी रेगुलर नहीं आती हाई कोर्ट्स की, 2-3 साल बाद वैकेंसी आएगी, 1-1.5 साल उसे भर्ती करने में लगेगा, 40+ ही भर्ती होती है नॉर्मली। जबकि हमें जुडिशियल सर्विसेज में हायर पदों पर भी एनर्जेटिक लोग चाहिए, नए लोग चाहिए, ऊर्जावान लोग चाहिए, जिससे कि जुडिशियल प्रोसेस को हम गति दे सकें। डिस्ट्रिक्ट जज जिले में सारे महत्वपूर्ण क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है, क्योंकि वही सेशन जज होता है, वही क्रिमिनल मामलों में सारे महत्वपूर्ण मामलों के, गंभीर मामलों के निपटारे का अधिकारी होता है। सिविल मामलों में अपीलें सुनता है। स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ मामलों के निपटान की गति तीव्र होनी चाहिए, जुडिशियल मैनेजमेंट एनर्जेटिक होना चाहिए। ये सब करने के लिए हमें उस पद पर भी नए और ऊर्जावान लोगों की तलाश करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ऐसा दूर दूर तक नहीं है। यही कारण है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का विचार केंद्र में लाया गया है। कहने का आशय यह है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हमारे समय की मांग है, बदलते समय की मांग है। केसेस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रायः ऐसा होता है कि नंबर ऑफ डिस्पोजल और नंबर ऑफ फाइल, नंबर ऑफ कंप्लेन, दोनों में बड़ा अंतर होता है। आइडियली होना ये चाहिए, आदर्श रूप में होना ये चाहिए, नंबर ऑफ डिस्पोजल ज़्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ कंप्लेन कम होनी चाहिए पर डे। एक दिन में जितने केसेस का डिस्पोजल हो रहा है, जितने केसेस का निपटारा किया जा रहा है, उनकी संख्या सदैव ज़्यादा होनी चाहिए, बजाय इसके कि कंप्लेन फाइल होने के। हमारे देश में अब उल्टा हो रहा है, कंप्लेन फाइल होने की मात्रा बढ़ रही है, नंबर ऑफ डिस्पोजल कम हो रहा है। ये रेशियो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए ऐसी दशा में हमें अपने जुडिशियल सिस्टम को एनर्जाइज करने की जरूरत है, हमें अपने जुडिशियल सिस्टम को रिफ्रेम करने की जरूरत है। इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की आवश्यकता आज से 4 दशक पहले अनुभव की गई थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद ही इस बात की शुरुआत कर दी गई थी। 1958 में लॉ कमीशन ने, भारत के विधि आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश की थी कि भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के बाद 1.5 दशक के भीतर ही यह विचार शुरू हो गया देश में कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो। फिर 1961, 62, 63 में जब चीफ जस्टिसेस के सम्मेलन हुए हमारे देश में, तो उन सम्मेलनों में भी यह बात उठाई गई, यह मुद्दा उठाया गया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का विचार संविधान में शामिल भी कर दिया गया। लेकिन कागजी तौर पर हम बढ़ते रहे, व्यावहारिक धरातल पर हम कभी आगे नहीं बढ़े, कभी नहीं बढ़े। परिस्थितियां बदली हैं, चीजें बदली हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों में हमें अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों, प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना है। देश में जटिलताएं बढ़ी हैं, समस्याओं की गंभीरता, प्रकृति, मात्रा में परिवर्तन आया है, वृद्धि हुई है। इन सारी बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर ओवरहॉलिंग की जरूरत है, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सारी अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की आवश्यकता है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो न्यायपालिका का क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं वाली चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, न्यायिक सेवाओं वाली चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, और किसी समय किसी लेक्चर में हम लोग आगे चल करके जब आगे किसी भी क्लास में शिक्षा सेवाओं वाली चर्चा हम लोग आगे भी कर लेंगे। तो अब जब अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन का विचार पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा था, लेकिन बीच में गति थोड़ी मंद हो गई, धीमी हो गई। लेकिन जब नीति आयोग ने अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, जिसे स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 कहा गया, नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट आया, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, 75 वर्ष, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के बाद भारत कैसा होना चाहिए,
जब इसमें नीति आयोग ने अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस की तो नीति आयोग ने भी इस बात पर बल दिया कि भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन का प्रश्न विचारणीय रहा है और इस दिशा में शीघ्रातिशीघ्र कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो ये नीड है, ये डिमांड है। क्यों अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के विषय में चर्चा केंद्र में है। अब क्या बाधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्योंकि कुछ लोग इसके फेवर में हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसके डिसफेवर में भी हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोगों की चर्चा का जो अगला पार्ट होगा वह इसी बात पर केंद्रित होगा कि फेवर और डिसफेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट दिए जाते हैं, पक्ष में क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या तर्क हैं। हम लोग पक्ष और विपक्ष के तर्कों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पक्ष और विपक्ष के तर्क पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर अंत में हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे कि क्यों, क्या कंक्लूजन होना चाहिए हमारा, क्यों हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो चूंकि हम सपोर्ट करेंगे इसलिए सपोर्ट वाली बात हम आगे बताएंगे, लेकिन विपक्ष वाली बात हम लोग पहले कर लेते हैं कि क्यों अखिल भारतीय सेवा के गठन का विरोध किया जा रहा है, क्यों इसके अगेंस्ट में विचार कहा जा रहा है, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष में तर्क। पहला, शक्ति पृथक्करण को क्षति। यह कहा जाने लगा है कि चूंकि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो, उसके विरोध में हो। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन अगर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाएगा तो यह शक्ति पृथक्करण के अगेंस्ट होगा। क्यों अगेंस्ट होगा? क्योंकि आर्टिकल 235 अनुच्छेद 235 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को देता है। यह क्वेश्चन प्री में एक बार पूछा भी गया है, प्री के एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो यह राज्य का अधिकार है, राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद हाईकोर्ट से परामर्श करता है, कंसल्टेशन करता है, और हाईकोर्ट से परामर्श के बाद जिले न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यह नियुक्ति का तरीका है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन अगर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होगा तो यह अधिकार राज्यपाल से छिन जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बाद यह अधिकार सीधे संघ सरकार के पास चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियां और पदमुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अभी व्यवहार में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन में राज्यपाल केवल एक रबर स्टैंप की तरीके से काम करता है। सारा काम हाईकोर्ट का होता है, सारी जिम्मेदारी हाईकोर्ट की होती है। लोअर जुडिशरी से प्रमोशन होगा और डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, ये भी हाईकोर्ट तय करेगा कौन प्रमोट होगा। और अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर तो एग्जाम भी हाईकोर्ट खुद कंडक्ट कराता है, खुद एग्जामिनिंग बॉडी बन जाता है हाईकोर्ट। जजेस पेपर बनाते हैं, जजेस कॉपी चेक करते हैं, और जजेस ही इंटरव्यू लेते हैं हाईकोर्ट के जजेस, और फिर सिलेक्शन दिलाते हैं। तो सारा का सारा जो कंट्रोल है अभी डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट में वो डी फैक्टो हाईकोर्ट के पास है। हालांकि डी ज्यूरे ये राज्यपाल के पास है, सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल के पास है, लेकिन व्यावहारिक शक्तियों का उपयोग हाईकोर्ट करता है। जब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बन जाएगी, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनने के बाद हाईकोर्ट के पास से ये पावर छिन जाएगी, हाईकोर्ट के पास से ये पावर चली जाएगी, और ये पावर
संघ सरकार के पास चली जाएगी, राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। और इस प्रकार न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका रेगुलेट भी कर सकती है, मैनेज भी कर सकती है। हालांकि ये प्रावधान बनाने पर होगा, किस तरीके के प्रावधान निर्मित किए जाते हैं, दूरी भी बनाई रखी जा सकती है। लेकिन अभी जो अखिल भारतीय सेवाओं का नेचर है उसमें कार्यपालिका ही अखिल भारतीय सेवाओं को रेगुलेट करती है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि यह शक्ति पृथक्करण की भावना के विपरीत होगा, शक्ति पृथक्करण की भावना के उल्टा होगा, इसलिए इसका गठन नहीं होना चाहिए। दूसरा, फेडरल सिस्टम। संघीय ढांचे के विरुद्ध, फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट यह कहा जाता है कि यह हमारे फेडरल सिस्टम को आघात पहुंचाएगा, यह हमारे संघीय ढांचे को आघात पहुंचाएगा। क्यों आघात पहुंचाएगा? क्योंकि जो अधीनस्थ न्यायिक सेवाएं हैं जिनकी हमने चर्चा की, उन अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं पर अभी पूरा का पूरा कंट्रोल स्टेट का होता है, राज्य का होता है, गवर्नमेंट ना कहें, स्टेट का होता है और हाई कोर्ट करता है मिलकर के। तो अभी पूरा का पूरा कंट्रोल हाई कोर्ट का है और स्टेट का है। लेकिन अगर हमने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे महत्वपूर्ण पद है डीजे का, वो संघ के नियंत्रण में चला जाएगा, संघ सरकार के कंट्रोल में चला जाएगा। हाई कोर्ट से भी कंट्रोल चला जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और स्टेट के हाथ से भी कंट्रोल चला जाएगा, और इस तरीके से नियंत्रण संघ का हो जाएगा। इसलिए राज्यों का यह आरोप है कि अगर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन देश के संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाएगा, संघीय ढांचे के विपरीत होगा। दूसरी बात कही जाती है कि भाषा जनित समस्या होगी। स्थानीय, लोकल, जिस जिले में जिला जज तैनात होगा, चूंकि नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल लैंग्वेज में भी काम होता है, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर आप हैं तो इंग्लिश में भी मुकदमे फाइल होते हैं और हिंदी में भी फाइल किए जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट जज चूंकि उसी स्टेट से आता है, अभी तो हालात ये हैं, इसलिए उसे जब स्थानीय भाषा में मुकदमा फाइल होता है, राज्य जो सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जब स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज में मुकदमा फाइल होता है तो उस मुकदमे के सारे शब्दों से, सारे भाव से डीजे रूबरू रहता है, अच्छी तरीके से परिचित रहता है। लेकिन अगर किसी दूसरे राज्य का निवासी, उत्तर प्रदेश का निवासी और तमिलनाडु में जाकर के डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा तो तमिल तो उसे आएगी नहीं। मुकदमा मान लीजिए वहाँ तमिल में किसी ने फाइल कर दिया और वो फाइल डीजे के पास आ गई, तो वो मुकदमे का निपटारा कैसे करेगा? एक ये समस्या बताई जाती है। हालांकि इस समस्या का निदान ढूंढा जा सकता है, 1 साल रिगरस ट्रेनिंग दी जा सकती है लैंग्वेज की, और लैंग्वेज सिखाई जा सकती है, किसी को कोई भी लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। जो IAS बनते हैं, जो IPS बनते हैं, वे भी तो अलग स्टेट में जाते हैं, उन्हें भी उस स्टेट की लैंग्वेज सिखाई जाती है, बोलना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, जिससे अगर उस स्टेट का कोई व्यक्ति आपके पास शिकायत लेकर आएगा तो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बोलेगा, वो हिंदी और इंग्लिश तो बोलेगा नहीं। तो ऐसी दशा में आप उसकी शिकायतें सुन सकें और उसका समाधान कर सकें। तो ये समस्या के रूप में उभारा जाता है, समस्या के रूप में इसे प्रकट किया जाता है, बाधा के रूप में प्रकट किया जाता है, लेकिन इसका समाधान तलाशा जा सकता है। चौथी बात, स्थानीय कानून की समस्या है, लोकल लॉज की प्रॉब्लम है। हर स्टेट का लैंड लॉ अपना अलग अलग होता है, हर स्टेट के तमाम सिविल लॉज अपने अलग अलग होते हैं, एजुकेशन के, सर्विस के, बहुत सारे स्टेट के अपने अलग लॉज हैं अपने सब्जेक्ट पर। जो भी
पीसीएस जे में सेलेक्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट जज में आज की कंडीशन में सेलेक्ट होता है, तो लोकल लॉज को भी सिलेबस का पार्ट बनाया गया है कि आप लोकल लॉ पढ़ के आइए, लैंड लॉ पढ़िए और तमाम जितने अन्य हैं, पंचायत का एक्ट है, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, टेनेंसी एक्ट है, जितने भी एक्ट हैं जो स्टेट वाइज बनते हैं, केवल हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। जब आज जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है तो वो एक्ट भी उनके सिलेबस में शामिल किए गए। तो जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसे लोकल लॉज की एक समझ होती है, अच्छी समझ होती है, ट्रेनिंग के बाद उसे और फाइन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर डीजे का एग्ज़ाम, डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम सेंट्रली मैनेज्ड होगा तो कोई भी लोकल लॉ नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इतने स्टेट हैं, किसी भी स्टेट का लोकल लॉ शामिल नहीं होगा। और लोकल लॉ शामिल नहीं होगा तो जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसे लोकल लॉ के बारे में कोई समझ नहीं होगी किसी भी स्टेट के। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकल लॉ से रिलेटेड जितने केसेस आएंगे उन केसेस को लेकर के वो अपने आप में एक चुनौती उत्पन्न करेगा। हालांकि इसका भी समाधान ढूंढा जा सकता है, और समाधान ये है कि जो लोकल लॉज हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड लंबा कर दिया जाएगा और लोकल लॉज पढ़ाए जा सकते हैं कि वो ज़्यादा बड़े कानून नहीं, किसी के कानून में 200 सेक्शन है, किसी में 250 सेक्शन है, किसी में 300 सेक्शन है। तो अगर मान लीजिए 6 कानून भी हैं तो करीब 1500 सेक्शन हो गए या 1500 सेक्शन हो गए। तो 1500 सेक्शन का कानून आपको 6 महीने में आराम से पढ़ा करके रटवाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो इसका भी उपचार उपलब्ध है, इसका भी विकल्प उपलब्ध है। लेकिन ये विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। अंतिम बात ये कही जाती है कि बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। जो लोग विरोध में हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ऐसे सुधार किए जाएं जिससे बड़े परिवर्तन आने की संभावना हो। इस सुधार से बहुत बड़े परिवर्तन आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बड़े परिवर्तन के लिए हमें नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाने चाहिए, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने चाहिए, इस तरीके के रिफॉर्म करने चाहिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम को और डेवलप करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हमें बढ़ानी चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। केवल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर भर्ती प्रक्रिया को बदल देने से, कंट्रोल और रेगुलेशन की अथॉरिटी किसके पास हो ये बदल देने से बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, यह आलोचना गलत भी नहीं है। लेकिन जब हम न्यायिक सुधारों की बात करते हैं तो न्यायिक सुधारों में हर सुधार का अपना एक अलग महत्व होता है, उसका अपना एक अलग पक्ष होता है। अगर किसी न्यायिक सुधार के बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आने वाले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। परिवर्तन तो आएंगे, ये बात तो तय है, ये तो निश्चित है ना। तो परिवर्तन आएंगे इतना महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखना होगा कि क्या परिवर्तन आ रहे हैं और किस दिशा में आ रहे हैं, तब उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्था निर्मित की जा सकती है। तो फिलहाल परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन क्यों न किया जाए। अब क्यों किया जाए? सामान्यतः पक्ष में तर्क पहले लिखते हैं, विपक्ष में बाद में लिखते हैं। लेकिन चूंकि हमें गठन करना है, हम तो इसी फेवर में हैं भाई कि गठन होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए। प्रोग्रेसिव थॉट है, इसलिए हमने पक्ष को बाद में रखा, क्योंकि इसी प्रवाह में हमें आगे बहना है। तो क्यों गठन किया जाना चाहिए? पहली बात कि पारदर्शिता और जवाबदेही की संभावना बढ़ेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। इसको आप ऐसे समझिए
अभी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उस जुडिशियल सिस्टम में आप जुडिशरी के बारे में शायद सबसे कम जानते हैं। अगर हम आपसे कहें कि पार्लियामेंट है, डीएम है और हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वैसे जानते आप सब के बारे में थोड़ा कम ही है, क्योंकि ज़्यादा बताया नहीं जाता। बताया उतना जाता है जितना केवल किताबों में लिखा है, एग्ज़ाम में ज़रूरी है। जो आपके जीवन में ज़रूरी है वो नहीं बताया जाता। कहीं ऐसा ना हो कि आप उपयोग कर लें, ज्ञानवान बन जाएं, उपयोग कर लें, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मुसीबत बन जाए। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना मनमानापन करते रहें, अपनी निरंकुशता एंजॉय करते रहें, अपना अभिजात वर्गीय दृष्टिकोण बनाए रखें। इसलिए आपको ये नहीं बताया जाता कि वो काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, केवल इतना बताया जाता है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि अंग्रेजों की दी हुई शिक्षण व्यवस्था है, आज तक हमने बदली नहीं। सुधारों के नाम पर कमीशन बनाए गए, सुधारों के नाम पर शिक्षा नीति बनाई गई, सब की सब ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात इसलिए क्योंकि आज अगर आप एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछ लूं कि ये शिकायत है, बताओ किसके पास जाओगे, डीएम के पास जाओगे या एसपी के पास जाओगे? आप नहीं कह सकते कि सर हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उनकी एक्चुअल अथॉरिटीज़ क्या हैं। या पंचायत के पास जाएंगे। ऐसी पढ़ाई किस काम की? तो ऐसी दिशा में जो जुडिशियल सिस्टम है, वो जुडिशियल सिस्टम के बारे में लोग और ज़्यादा अनअवेयर हैं, लोग और बहुत कम जानते हैं। अगर आपने अपना मुकदमा दायर किया, जो बहुत पुराने मुकदमे लड़ने वाले हैं, 40 साल 50 साल से लड़ रहे हैं, तो ठीक है, उन्हें जानकारी हो जाती है। कुछ मामलों में वो वकील से भी ज़्यादा जानने लगते हैं, क्योंकि अपने मामले के विशेषज्ञ हो जाते हैं। लेकिन अब मुकदमा कर दिया आपने, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आपको विशेषज्ञ बनना, 50 साल मुकदमा लड़ करके, और आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी लड़ेगी। आपको तो 1-2 साल में न्याय चाहिए। लेकिन ऐसे बारे में अगर आप अपनी कोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या क्या है, कोर्ट मामले की सुनवाई कैसे करता है, क्या क्षेत्राधिकार है, हमारे मामले की डेट कब लगेगी, क्यों लगेगी, 6 महीने बाद मिल रही है तो क्यों मिल रही है, आप ये सवाल नहीं कर सकते। पेशकार बैठा है, जज के बगल में 10 रुपए लेता है, धीरे से 50 रुपए लेता है, और आपको 6 महीने की डेट दे देता है। आप अपने वकील से कहते हैं क्या कर रहे हो, कहते डेट जल्दी दे, तो कहते हैं 10 रुपये और लाओ। 10 रुपये और लेकर के आप पेशकार को 10 रुपये और थमाते हैं। पेशकार आपको 6 महीने के बजाय 4 महीने की डेट दे देता है। ये सब कुछ जज की नाक के बैठ के नीचे हो रहा है। वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे जज बैठा है, उसी प्लेटफॉर्म पे पेशकार बैठा है, और ये हर कोर्ट की प्रैक्टिस है। आप चले जाइए किसी भी कोर्ट में, हालांकि मैं कह रहा हूं तो लोग, अगला आदमी ये कह सकता है कि ये अमाउंट करेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, लेकिन आप चले जाइए रेगुलर कोर्ट की प्रैक्टिस देख लीजिए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, सारे कोर्ट की यही प्रैक्टिस है। पेशकार जज के प्लेटफॉर्म के बराबर ही बैठा रहता है, और बिना पैसे लिए, बिना रिश्वत लिए वो डेट नहीं लगाता, जबकि ये उसकी ड्यूटी का पार्ट है, उसकी ड्यूटी का पार्ट है। और पैसे लेकर के तब वो आपको डेट देता है। आपको सवाल पूछने का हक नहीं है कि जनाब मेरे केस में 6 महीने की बाद डेट क्यों मिल रही है, आप मेरे केस में 1 महीने की डेट क्यों नहीं लगाते। आपको ये सवाल पूछने का हक नहीं है। सवाल पूछेंगे तो आपको टेढ़े मेढ़े जवाब मिलेंगे, या जज आपको कोर्ट से बाहर कर देगा, क्योंकि वकील ही बोलेगा, आप तो बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं दिया गया। आपको बोलने का हक तब दिया गया जब आप इन पर्सन अपीयर हों, आप अपने मामले में खुद अपीयर हों, इसकी इजाज़त है। लेकिन वो भी नहीं आप हो सकते, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों को आप नहीं जानते। वकील ऐसे तीखे सवाल करता है, उलझे हुए सवाल करता है, एविडेंस के परीक्षण के दौरान ऐसा आपको उलझाएगा। कुछ वकील ऐसे होते हैं जो केवल एविडेंस के मास्टर होते हैं। मास्टर का मतलब है केस मुकदमा किसी का भी हो, एविडेंस के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उन्हीं को बुलाया जाता है गेस्ट के तौर पर। आइए और हमारा जो अपोजिट पार्टी है उसको उलझाइए, मुकदमा मत सॉल्व कीजिए, आइए और उसको उलझाइए। सब कुछ बहुत अनसुलझी पहेली सा है कोर्ट की गतिविधियां, न्यायालय की गतिविधियां। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए तो हालात और बुरे हैं, क्योंकि वहां तो हिंदी बोलना, सुप्रीम कोर्ट में तो हिंदी बोलना ही अलाउड नहीं है। और अगर आपको हिंदी बोलना ही अलाउड नहीं है। जज और वकील दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और अगर आपका हाथ इंग्लिश में तंग है तो फिर समझ लीजिए कि दोनों ने क्या समझा आपको पता नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप केस जीते या हारे, दोनों आपस में आपके मामले में क्या बातें कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। अंधविश्वास करके आपको विश्वास करना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। बाद में जब कोर्ट के बाहर वकील आपको आके बताएगा कि आपके पक्ष में फैसला आ गया,
तब आपके चेहरे पर मुस्कान और खुशी आएगी। लेकिन जिस समय आपके पक्ष में फैसला आया, आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता ही नहीं हुआ कि अंदर क्या हुआ। क्या जरूरत है ऐसे घटिया सिस्टम को बनाने की? क्या जरूरत है इस सिस्टम को इतना टेक्निकल बनाने की, जहां एक आदमी अपने ही मुकदमे के बारे में यह समझ पाने में असमर्थ है कि उसके मुकदमे में उसके हक में फैसला आया है या उसके विरोध में फैसला जा रहा है। तो एक बड़े तेज रिफॉर्म की जरूरत है, जहां जुडिशियल कार्यों में भी, न्यायिक कार्यों में भी पारदर्शिता लाने की जरूरत है और जवाबदेही लाने की जरूरत है, जो आज बिल्कुल भी नहीं है, जीरो लेवल पर है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इस देश में जीरो लेवल पर है। इसलिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जानी चाहिए, न्यायिक जवाबदेही बढ़ाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए तो करप्शन के लिए कोई उनका करप्शन तो अपराध ही नहीं माना जाता। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज रिश्वत ले ले, हाई कोर्ट का जज रिश्वत ले ले, तो ये हमारे यहाँ अपराध नहीं है अपराध। उसके अलावा कोई रिश्वत ले ले तो वो बहुत गंभीर अपराध है। 10 रुपए भी अगर एक चपरासी ने ले लिया तो उसको सजा मिल जाएगी, नौकरी चली जाएगी, उसकी छिन जाएगी। लेकिन अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रिश्वत ले ले तो यह अपराध की श्रेणी में परिभाषित ही नहीं है। हमारे देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं है। हालांकि वो एक अलग रिफॉर्म की बात है, हम उस पर बाद में आएंगे। लेकिन मैं पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कर रहा हूं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लोअर जज से लेकर के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बनाई जानी चाहिए। केवल और केवल न्यायपालिका की मर्यादा के नाम पर, केवल और केवल न्यायपालिका की गरिमा के नाम पर, कोर्ट की अवमानना का भय दिखा करके, छड़ी दिखा करके, और आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से पूरे जुडिशियल सिस्टम को वंचित कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की मर्यादा के अगेंस्ट है। लोकतंत्र इस बात की अपेक्षा नहीं करता। इसलिए इस प्रकार के कठोर रिफॉर्म करने चाहिए। अब सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि सुधारों की पहल कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा। लेकिन शुरुआत होनी चाहिए, और शुरुआत तब होगी जब हम और आप मिलकर चर्चा करें। शुरुआत तब होगी जब इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग चर्चा करेगा। लेकिन सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इसलिए ऐसे सुधारों पर चर्चा प्रायः नहीं होती, बंद कमरे में होती है, केवल जैसे हम आपसे कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होगा तो अच्छी गुणवत्ता या टैलेंट कह सकते हैं, बेस्ट टैलेंट का प्रवेश संभव होगा। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ईमानदारी की बात यह है कि आपको एक नौकरी की तलाश होती है। शुरुआती दौर में आपके एम्बिशन हाई होते हैं, धीरे धीरे अगर सारे बच्चों के पूरे भी नहीं हो सकते। एक साल में 10 लाख वैकेंसी आई आईएएस की, तो 3700 तो बनेंगे ना, 700 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बाकी कहाँ जाएंगे? तो सबके तो पूरे नहीं हो सकते। तो ऐसी दशा में जो हमारे यहाँ टैलेंट है, अब ऐसा नहीं है कि 10 लाख में से केवल 700 के पास टैलेंट था, बाकी सब बेकार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कंपैरेटिव है, ये तो तुलनात्मक है। तो हमारे पास जुडिशियल सिस्टम में बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे 50 साल की उम्र के बाद, आप 40 साल की उम्र के बाद। तो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर अब आप या तो 50 साल तक इंतजार कीजिए, या ऐसा रास्ता अपनाइए जिसमें 50 साल वाली बात हो। एचजीएस बनना चाहते हैं आप, हायर जुडिशियल सर्विस को करियर बनाना चाहते हैं आप, मान लीजिए कि मैं डीजे का एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, इसलिए मैं 7 साल वकालत करूंगा, इसके बाद करूंगा वकालत का अपना संघर्ष। चलिए ठीक है, 7 साल बाद आपने एग्जाम देने के लायक हो गए, पता चला 3 साल वैकेंसी ही नहीं आई। ऐसा हुआ है, हाई कोर्ट ने 3 साल वैकेंसी ही नहीं निकाली। अब 35 साल बाद आप पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हैं कि बस एग्जाम आवे और मैं निकालूं। अब हाई कोर्ट ने 3 साल वैकेंसी नहीं निकाली, उस 3 साल का क्या होगा? 3 साल आप कैसे मैनेज करेंगे? आपके लिए 3 साल का मैनेजमेंट बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि रोजगार चाहिए ना आपको, तो अपनी आजीविका के लिए कैसे चलेगा?
इसलिए हमारे एजुकेशन को रोजगार परक बनाने की दिशा में भी एक कार्य होना चाहिए कि जो अच्छा टैलेंट है, लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनकी लॉ की समझ बहुत अच्छी है, जो उनका लीगल एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वो बहुत अच्छा है, तो ऐसे बच्चों को हम अट्रैक्ट कर सकेंगे, ऐसे बच्चों को हम ला सकेंगे और इससे हमारे जुडिशियल सिस्टम की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। अगली बात, जो पेंडेंसी है हमारी, चूंकि एनर्जेटिक बच्चे होंगे, हमने बताया आज जो डीजे बनता है वो 50+ होता है, और जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज के जरिए डीजे बनाएंगे वो 22-23 साल का लड़का होगा। आप तुलना कीजिए कि 22-23 साल का डीजे डिस्ट्रिक्ट जज और 50 साल का डिस्ट्रिक्ट जज, उसके एनर्जी लेवल में, उसके वर्किंग एफिशिएंसी में, सारी चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर होगा। हाँ, अनुभव कम होगा, नो डाउट अनुभव कम होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनुभव के साथ सीखी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हमारी ज़रूरत इस पेंडेंसी को किसी भी तरीके से ख़त्म करना है, कम करना है, मिनिमम करना है। 3 करोड़ से ज़्यादा की केसेस की पेंडेंसी किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसी दशा में हमें बेस्ट टैलेंट को जुडिशियल सिस्टम में लाना होगा, अट्रैक्ट करना होगा, और इस जुडिशियल मैनेजमेंट को गुणवत्ता प्रधान बनाने के लिए हमें इस प्रकार के रिफॉर्म करने होंगे। ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब एक एफिशिएंट बंदा डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम करेगा तो जो पूरी एक ओवरऑल एफिशिएंसी है पूरे जुडिशियल सिस्टम की, उसमें निसंदेह सुधार आएगा, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत होगा जिले में काम करने वाले सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सारे जजेस के लिए। आप इसको ऐसे कल्पना कीजिए कि अगर किसी जिले में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, कोई डीएम आता है, बड़ा लेथार्जिक सा है, हाँ ठीक है कर लेना, चलो ठीक है कर लेना, आदेश दे दिया उसने, ठीक है रिपोर्ट कर देना, एक ये अप्रोच है। दूसरा है कि नहीं, मुझे विद इन टाइम चाहिए, विद इन टाइम फ्रेम चाहिए, मुझे हर काम चाहिए, अप टू डेट चाहिए। वो एनर्जेटिक है, सुपरवाइजरी है, फील्ड में दौरा करता है, सुपरविजन करता है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमेशा चौकन्नी रहती हैं, हमेशा विजिलेंट रहती हैं, सतर्क रहती हैं और ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कठोर निगरानी है, कभी भी आकर के चेक किया जा सकता है। ये पूरा मैनेजमेंट, जुडिशियल सर्विसेज का मैनेजमेंट इसी तरीके से रन करेगा, इसी तरीके से चलेगा। इसका मतलब ये है कि केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जज है, केवल उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज की एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशियल सिस्टम है, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जुडिशियल सिस्टम एनर्जेटिक होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला होगा, प्रोग्रेसिव होगा, डायनेमिक होगा। और हमें अपने जुडिशियल सिस्टम को डायनेमिक बनाने की ज़रूरत है, और इस जुडिशियल सिस्टम को डायनेमिक बनाने के लिए इस प्रकार के रिफॉर्म हमें करने ही होंगे, अवश्य करने होंगे, तभी हम इस दिशा में बेहतर कदम उठा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जुडिशियल सिस्टम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जुडिशियल सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन आवश्यक है। ये पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, और इसीलिए 1958 में भारत के लॉ कमीशन ने भी रिकमेंडेशन की थी। इसके अलावा अनेक सम्मेलनों में रिकमेंडेशन की गई। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भी मेंशन कर दिया गया, और नीति आयोग ने जब अपना डॉक्यूमेंट पब्लिश किया इंडियन डेवलपमेंट के संदर्भ में, तब उसने भी स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बारे में अपना विचार दिया है, समर्थन किया है कि गठन किया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, समाधान क्या होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। विपक्ष में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज का मुद्दा है,
लोकल भाषा का मुद्दा है, सेपरेशन ऑफ पावर का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे विपक्ष में हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों का समाधान किया जा सकता है अगर हम अच्छी ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग का स्पैन बढ़ा दें, हम ट्रेनिंग का थोड़ा दायरा बढ़ा दें। आखिरकार हम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को तो लोकल लैंग्वेज सिखाते ही हैं ना, क्योंकि वो भी तो कैडर बेस्ड सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। जैसे उनको लोकल लैंग्वेज सिखाते हैं वैसे हम डिस्ट्रिक्ट जज को भी लोकल लैंग्वेज सिखाएंगे। जब डीएम किसी बच्चे को आईएएस के रूप में चुना जाता है तो उसे एक स्टेट कैडर दिया जाता है, तो उसे उस स्टेट के लैंड लॉस पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उसे भी तो रेवेन्यू मामलों की सुनवाई करनी है, उसे भी तो रेवेन्यू के एक्ट पढ़ाए जाते हैं। सेम मैनर में जब कोई डिस्ट्रिक्ट जज सेलेक्ट होगा तो उसे भी उस स्टेट के जो स्टेट कैडर उसे मिलेगा, उस स्टेट कैडर के लॉज, लोकल लॉज उसे ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे। और इस तरीके से अच्छी ट्रेनिंग के माध्यम से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम उन संभावनाओं को दूर कर सकते हैं जो विपक्ष के रूप में उत्पन्न की गई थी। अर्थात विपक्ष में जो प्रश्न उठाए गए हैं उनका समाधान है और उनका समाधान किया जाना चाहिए और एक अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह डायनेमिक और प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। रही बात फेडरल सिस्टम को चुनौती देने वाली, देखिए हमारा फेडरल सिस्टम यूनियन प्रकार का फेडरल सिस्टम है ना। यूनियन प्रकार के फेडरल सिस्टम का अर्थ होता है मजबूत केंद्र वाला फेडरल सिस्टम। मजबूत केंद्र वाले फेडरल सिस्टम का मतलब है कि जहां स्टेट एफिशिएंटली रोल प्ले नहीं कर पा रहा है वहां संघ को उस वैक्यूम को पूरा करना होगा, उस गैप की भरपाई करनी होगी। तो अगर संघ वहां पर अपनी भूमिका को निभाता है तो उसे फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट नहीं माना जाना चाहिए। केवल देखने के नजरिए की बात है कि आप कैसे देखना चाहते हैं उसे। तो अगर संघ अपना रोल प्ले करता है तो वो हस्तक्षेप नहीं है, वो संघीय ढांचे के विरुद्ध नहीं है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नेक्स्ट स्टेप है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नेक्स्ट स्टेप है। सो वी मस्ट प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ना चाहिए, एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करके। इसी नजरिए से हमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर अपना आंसर कंक्लूड करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपसे मेन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का औचित्य क्या है। तो औचित्य में हमने आपको बता दिया, पेंडेंसी बता दी, नंबर ऑफ जजेस की संख्या बता दी, ये सारी बातें हमने बता दी। प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की कमी बता दी, ये औचित्य हो गया। फिर पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, तो पक्ष और विपक्ष में तर्क भी हमने बता दिया। आपका निष्कर्ष क्या होना चाहिए वो भी हमने बता दिया कि निष्कर्ष हमारा इसके फेवर में रहेगा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करना एक गतिशील और प्रगतिशील कदम होगा, डायनेमिक और प्रोग्रेसिव स्टेप होगा, जो वर्तमान भारत की आवश्यकता है। यही पूरा का पूरा डिस्कशन है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के संदर्भ में।